हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया और 5 चैप्टर के एक्सरसाइज भी आपके कंप्लीट हो गए। आपने उसको रीड भी कर लिया होगा, अच्छे से तैयार भी हो गया होगा। मैंने आपको बोला था कि सारे एक्सरसाइजेज आपको कम्प्लीटली तैयार होने चाहिए, याद होने चाहिए और उसको बार बार रीड करिएगा। खास करके मैंने संधि के लिए बोला था कि संधि आप ज़रूर 2-3 बार रीड करिएगा। तो अब ये संधि आपका ख़त्म हो गया है, इसको आपने पढ़ भी लिया है। अब हमको ये समास पढ़ना है, जो आपका अगला चैप्टर है, छठा चैप्टर समास। तो समास क्या होता है आप जानते हैं। आपने शब्द विचार पढ़ा, शब्द रचना पढ़ी थी कि शब्द रचना कैसे कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है। तो शब्द रचना का एक तरीका समास भी होता है। समास जो होता है वो शब्दों को, वाक्य को संक्षिप्त रूप देता है, उसी को हम समास कहते हैं। देखिए यहाँ पे अपनी बुक में देखिए, चौराहा यानी 4 राहों के समूह का मेल से बना है। तो 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार, उसे चौराहा कहते हैं। तो ये जो इतना बड़ा शब्द है, इतने शब्द एक साथ जब मिला के हम उसको सिर्फ चौराहा बोलते हैं, तो यहाँ हम इन पदों का समासिक पद या समस्त पद बनाते हैं। तो इसी को हम समास कहते हैं। अब देखिए आपका यहाँ एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर उनको संक्षिप्त रूप देने की विधि समास कहलाती है। तो यहाँ आप समास का अर्थ समझ रहे हैं। फिर है विशेष, देखिए समास रचना में कम से कम 2 पद होते हैं, जिनमें पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, तथा इन दोनों के मेल से बने पद को समस्त पद या सामसिक शब्द कहते हैं। अब इसको हम आपको इस तरह से समझा सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए समस्त पद है। समस्त पद में आप एक कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए समस्त पद। तो समस्त पद में आप 4-6 अक्षर लिख सकते हैं। जैसे लिख लीजिए राजभवन, रात दिन, कमल मुख, बीड़ा पाड़ी। ये सब आपके समस्त पद हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें समस्त पद में हमेशा आप जब ध्यान देंगे तो 2 पद होंगे। जैसे मैंने जो शब्द बोले, आपने लिखा राजभवन, तो उसका पूर्व पद होगा राजा, उत्तर पद होगा भवन। या रात दिन है तो उसका पूर्व पद होगा रात, उत्तर पद होगा दिन। या कमल मुख है तो उसका पूर्व पद होगा कमल और उत्तर पद है मुख। और बीड़ा पाड़ी के लिए पूर्व पद है बीड़ा, उत्तर पद है पाणी। यानी जो भी समस्त शब्द है, समस्त पद है या समासिक पद है, उसका जो पहला पद शब्द होता है आधे में, वो जो होता है पूर्व पद होता है। उसके बाद का जो शब्द होता है वो उत्तर पद होता है। अब हम इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राजभवन का बनेगा राजा का भवन, फिर रात दिन का बनेगा रात और दिन, फिर कमल मुख का बनेगा कमल जैसा मुख, बीड़ा पाड़ी का बनेगा बीड़ा है हाथ में जिसके, वह सरस्वती। तो इस तरह से ये समास विग्रह हो जाएगा। तो आपके 4 कॉलम हो गए, जो आपने कॉपी पे लिखा समस्त पद, फिर पूर्व पद, उत्तर पद, फिर समास विग्रह। ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, समास विग्रह समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। अभी मैंने जो आपको समझाया, आपको मैंने दोनों पद बताए। समस्त पद में कौन कौन से 2 पद होते हैं। तो समस्त पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह करते हैं। अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए समास विग्रह दिया हुआ है, अमृत धारा, फिर इसका समास विग्रह है अमृत की धारा। पाप पूड़े, तो इसका समास विग्रह होगा पाप और पूड़े। चौराहा, 4 राहों का समाहार। तो इस तरह से आपका समास विग्रह होता है। मैंने आपको इसके पहले भी 4 एग्जाम्पल दिए थे। ये बुक में देखिए आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है अमृत धारा, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, अमृत की धारा। फिर पाप पूड़े है तो इसका समास विग्रह होगा पाप और पूड़े। फिर चौराहा है तो इसका होगा 4 राहों का समाहार, चौराहा। तो ये समास विग्रह है। अब हम देखते हैं समास के प्रकार।
समास निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन सॉरी, ये आपकी बुक में शायद मिस प्रिंट है या गलत है। समास 4 प्रकार के नहीं बल्कि समास 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ कुछ गलती हुई है बुक में, तो इसको आप मत ध्यान दीजिए। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए, ये 4 जो आपके दिए हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इन 4 के अलावा ये आपका देखिए सेकंड नंबर पे है, जो ये आपका प्रथम समास होता है अव्ययी भाव समास। उसके बाद ये दूसरा होता है तत्पुरुष समास। इसके अलावा आपके जो समास होते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ये इनमें नहीं दिए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ये अव्ययी भाव समास हो गया आपका। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर तीसरा है आपका कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। द्वंद्व समास। छठवां है आपका बहुब्रीहि समास। तो ये आपके 6 समास ये हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो ये आपके 6 समास होते हैं, जबकि आपके बुक में दिया है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। तो ये 4 नहीं 6 समास होते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये 4 को हो सकता है कुछ मिस्टेक हो या मिसप्रिंट हो गई हो। तो ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। तो ये समास हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ अव्ययी भाव समास के बारे में। पहले तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्रायः संज्ञा हो तथा समस्त पद भी अव्यय हो, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये देखिए सेकंड नंबर पे आपका यहाँ दिया है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान के साथ साथ ही अव्यय भी होना चाहिए, प्रधान और अव्यय होता है, और उसका समस्त पद भी यहाँ नहीं दिया है, लेकिन मैं बता दूँ समस्त पद भी अक्सर अव्यय शब्द ही होते हैं। अव्यय आप समझते हैं जिनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है किसी भी परिस्थिति में, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो अव्ययी भाव समास का ये नियम है कि इसका पहला पद अव्यय होगा तथा इसका प्रथम पद ही प्रधान होता है, और इसका समस्त पद भी जब दोनों पद मिल जाते हैं तो वो भी अव्यय शब्द होता है। तो ये अव्ययी भाव की परिभाषा है एक तरह से। और देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ अव्ययी भाव समास का। यथा समय, यथा समय का समास विग्रह क्या होगा? समय के अनुसार। ये यथा जो है अव्ययी शब्द है, उसके बाद ये जब समय आ गया तो ये भी अव्यय हो गया, यानी समस्त पद भी अव्यय होगा आपका समय के अनुसार। फिर है आजीवन, यानी जीवन पर्यंत।
तो ये जो जीवन पर्यंत है, ये समास विग्रह करने पे आ रहा है, तो ये भी अव्ययी भाव समास का एक एग्जाम्पल है। फिर देखिए बाइज्जत, यानी इज्जत के साथ। तो यहाँ इज्जत जो शब्द है वहाँ बा लग गया है, ये अव्यय शब्द जो प्रथम पद है इसी के लगाने से इसका अर्थ बदल गया है, परिवर्तन आ गया है अर्थ में। तो इसीलिए इसको प्रधान पद, आप प्रथम पद को ही प्रधान पद माना जाता है, और ये पद यही जो होता है प्रथम पद यही प्रधान होता है, ये पद हमेशा अव्यय शब्द होता है। भरपूर, पूरा भरा हुआ। तो इस तरह से ये अव्ययी भाव समास हो गया आपका पहला समास। दूसरा समास आपका होता है तत्पुरुष समास। अब जो तत्पुरुष समास है इसका देखिए डिफिनीशन, जिस समास में उत्तर प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय उसकी विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये जो अभी आपने जो अव्ययी भाव समास पढ़ा उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, मुख्य पहचान क्या होती है, इसको जब आप विग्रह करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ कारक विभक्ति जो होती है, आप विभक्ति पढ़ते हैं सब, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी संबोधन, ये जो विभक्तियां हैं इनके जो कारक चिन्ह होते हैं विभक्तियों के, ये इनमें छुपे हुए होते हैं। और जब हम इनका समस्त पद कर समासिक पद बनाते हैं तो इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए के, से, का, में, ये जो है ये सब क्या है, विभक्ति के कारक चिन्ह हैं। अब जब इनका समस्त पद बना है तो इन चिन्हों का लोप हो गया है। ये मुख्य पहचान होती है आपके तत्पुरुष समास की। पहला तो है इसका पहचान क्या है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और दूसरी सबसे बड़ी जो पहचान है इसकी कि इसमें जो विभक्ति के कारक चिन्ह होते हैं समस्त पद बनने पर इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इसके देखिए उदाहरण क्या क्या है समस्त पद के, तत्पुरुष समास के। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये के लिए क्या है, ये कारक चिन्ह है। भूखमरी, भूख से मरी। भयभीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। कथा श्रेष्ठ, कथा में श्रेष्ठ। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गंगा जल, गंगा का जल। कमर दर्द, कमर में दर्द। ये सारे आपके कारक चिन्ह है। से, के, से, का, में, के, से, का, में, के लिए, ये सब जो है कारक चिन्ह है। इनका समस्त पद बनाने में इन कारक चिन्हों का, विभक्तियों के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। सॉरी देखिए आप फिर आपकी बुक में प्रिंट है, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं कारक चिन्हों के आधार पर। यहाँ पे दिया है तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। जो मैंने आपके 2 समास लिखवाए हैं अलग से, कर्मधारय और द्विगु समास, वो इसमें तत्पुरुष समास के भेद में बता दिया गया है, जो कि गलत है सर्वथा, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से अलग समास हैं। ये तत्पुरुष समास के भेद नहीं हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो कारक चिन्हों पे के आधार पे होते हैं जितने। तो तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के आधार पे 6 भेद होते हैं। उसमें जो प्रथम विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक की, वो नहीं आता है समास में, और लास्ट जो होता है संबोधन, वो नहीं आता है। बाकी कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक ये जो होते हैं ये आपके कारक में आते, ये समास में आते हैं। उसी के अनुसार समास का नाम चलता है। तो ये आपके बुक में काफ़ी मिस्टेक है। देखिए मैं आपको आपके 6 के बुक में सब सही से दिया हुआ है, मैं उसको समझाती हूँ आपको। इसको आप जान लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है और आपको बहुत समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ये आपकी 6 की बुक से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपकी 6 की बुक है, यहाँ सब कुछ अच्छे से दिया है। ये देखिए तत्पुरुष समास के भेद। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ये आपके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के।
ये 6 भेद जो हैं आपके, ये कारक चिन्हों के आधार पे या विभक्तियों के आधार पे होते हैं। आपको मैंने बताया कर्ता और संबोधन को छोड़ के 8 विभक्तियाँ होती हैं आपकी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो संबोधन और प्रथमा को हटा दीजिए, यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक को। तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 जो आपके कारक हैं, ऊपर और नीचे का हटा दीजिए। तो इन कारक के आधार पे इन समासों का नाम है। तो अगर आपको कारक नाम याद होगा तो विभक्तियों का, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उनके आधार पे अपने आप नाम बताते चले जाएंगे। तो कर्म तत्पुरुष क्या है? जिस समस्त पद में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। अब कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म कारक का होता है को, कर्ता ने कर्म को। तो आपकी प्रथम जो तत्पुरुष समास का है भेद कर्म तत्पुरुष, उसका चिन्ह होता है को। तो यहाँ पे देखिए उसके तमाम एग्जाम्पल दिए हुए हैं। विमान चालक, विमान को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। विदेश गमन, विदेश को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को गत अर्थात गया हुआ। शरणागत, शरण में आया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो ये आपका प्रथम तत्पुरुष समास हो गया। द्वितीय है आपका करण तत्पुरुष। आपको मैंने बताया विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। करण तत्पुरुष का क्या है चिन्ह? कारक चिन्ह से और द्वारा। से और द्वारा लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। मैंने बस से यात्रा की, मैंने बस द्वारा यात्रा की। तो यहाँ पे इसका चिन्ह यही होता है द्वारा। अब यहाँ देखिए, जिस समस्त पद में करण कारक की से और द्वारा विभक्तियों का लोप हो, वह करण तत्पुरुष होता है। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त। मन चाहा, मन से चाहा। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भूख मरा, भूख द्वारा मारा हुआ। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत। ये देखिए आपके 6 की बुक है, आपके 7th की बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया है। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा मेरे हिसाब से। अगर आपके पास किसी की बुक अवेलेबल होगी, कोई छोटे भाई बहन होंगे या अगल बगल आपके दोस्तों के, उससे देख लीजिएगा आप। नहीं तो जितना मैं बता रही हूँ उसको आप नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा हमेशा पढ़ने के लिए। और बाद में किसी की बुक लेके उससे पढ़ लीजिएगा और अपना नोट्स मैच कर लीजिएगा, या वीडियो से ही नोट्स मैच कर लीजिएगा। फिर है आपका संप्रदान तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है। इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का भेद चिन्ह होता है कारक चिन्ह के लिए, यानी किसी चीज़ के लिए। जैसे मैंने बुक पढ़ने के लिए ली है, मैं बैठने के लिए कुर्सी ले जा रहा हूँ। ये के लिए जो शब्द होता है किसका होता है? संप्रदान कारक का ये भेद होता चिन्ह होता है। तो यहाँ ये संप्रदान तत्पुरुष के लिए जो प्रयोग हो रहा है, जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की के लिए विभक्ति का लोप हो, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये क्या हो गया? ये सब संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास का तीसरा भेद हो गया। अब है अपादान तत्पुरुष। इसका आप देखेंगे, जिस समस्त पद में अपादान कारक की से विभक्ति का लोप हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। अपादान तत्पुरुष में समास में से विभक्ति का प्रयोग अलग या पृथक होने के भाव में किया जाता है। अब अलग या पृथक होने के भाव में कैसे? अब यहाँ देखिए, आपने पढ़ा कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। जो करण कारक है या करण तत्पुरुष समास है, उसमें जो होता है से विभक्ति करण कारक में किसके लिए होती है? से या द्वारा जो होता है, जो द्वारा से संबंधित से होता है, उसके अर्थ में होती है। यहाँ से जो है अपादान तत्पुरुष में ये अलग या पृथक होने के किसी चीज़ से, जैसे मैं घर से जा रहा हूँ तो आप घर से अलग हो रहे हैं,
तो यहाँ करण कारक का प्रयोग, अपादान तत्पुरुष अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो ये जो अपादान तत्पुरुष समास है, इससे जो समस्त पद बनते हैं ये अलग होने के अर्थ में होते हैं। तो इसका आप उदाहरण देखिए, गुणहीन यानी गुण से हीन। अभी अगर ये करण तत्पुरुष रहता तो इसका क्या होता, गुण युक्त हो जाता, यानी गुण से युक्त। उसमें क्या होता है, करण कारक में जिसके द्वारा हो रहा है कोई काम, या जिससे हो रहा है या जिसके द्वारा हो रहा है, तो उससे का प्रयोग होता है, यानी गुण से युक्त। दोनों साथ हैं। और इसमें जो है अपादान तत्पुरुष में से शब्द अलग होने के अर्थ में लगाया जाता है, इस किसी चीज़ से अलग होने के या पृथक होने के अर्थ में। जैसे गुण से हीन, अभी मैंने बताया आपको गुणवान, तो वहाँ हो जाएगा गुण से युक्त। वो क्या होगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा आपका। यहाँ है गुणहीन, तो गुण से हीन, गुण जिससे अलग हो गया हो, तो ये हो गया अपादान तत्पुरुष। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, जन्मांत जन्म से अंधा, जीवन मुक्त जीवन से मुक्त। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी शब्द हैं उनमें जो दोनों शब्द हैं एक उस प्रथम पद से दूसरा पद अलग होने का अर्थ दर्शाता है। यहाँ गुण से अलग हुआ जा रहा है, यहाँ रोग से अलग हो मुक्त या पृथक हुआ जा रहा है, यहाँ अपने पथ से भ्रष्ट या पथच्युत हो जा रहा है आदमी। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, जो ऋण दे के उऋण हो गया तो वो क्या हो गया, ऋण मुक्त हो गया। तो यहाँ हमेशा अलग होने का अर्थ होता है अपादान तत्पुरुष में। अब ये आपका पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संबंध कारक की, के, की, का, के, की आदि विभक्तियों का लोप हो वह संबंध तत्पुरुष होता है। तो संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, का, के, की, यानी किसी से जो संबंध स्थापित किया जाए। यह उसकी पुस्तक है, यह उसका टिफिन है, ये सब का चिन्ह जो होते हैं संबंध स्थापित करते हैं किसी से किसी चीज़ का। यह उसका पुत्र है, यह उसका बेटा है। तो यहाँ संबंधों की, जहाँ संबंध किसी भी वस्तु से किसी व्यक्ति की का, या वस्तु से वस्तु का, या व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध जहाँ स्थापित होता है वह संबंध कारक होता है, और उसको संबंध तत्पुरुष समास में उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ वही है, जिस समस्त पद में संबंध कारक की, का, के, की आदि विभक्तियों का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो इसका देखिए समासिक पद गंगा जल है, तो यहाँ का, गंगा का जल, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजकन्या राजा की कन्या, राज्यसभा राजा की सभा, जलधारा जल की धारा, पराधीन पर के अधीन, दूसरों के अधीन यानी सेनापति सेना का पति, राष्ट्रपिता राष्ट्र के पिता, दीनानाथ दीनों के नाथ। ये जो हो गया संबंध तत्पुरुष हो गया। अब आपका लास्ट है तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की में, पय, पर, अधिकरण कारक की क्या जो चिन्ह होते हैं, में, पय, पर, इन विभक्तियों का लोप हो जाता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे गृह प्रवेश, यहाँ देखिए गृह में प्रवेश, यहाँ में चिन्ह आ गया आपका अधिकरण का। फिर सिर दर्द, सिर में दर्द, यहाँ भी अधिकरण का में आ गया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, यहाँ भी अधिकरण का में आ गया। फिर आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास या अपने आप पर विश्वास। फिर हो गया दानवीर, दानवे वीर, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने बुक को काफ़ी मिसप्रिंट है, आप बिल्कुल उलझ जाएंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैंने पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको 2 समास पढ़ाए, अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। चूँकि तत्पुरुष समास में स्वयं ही 6 भेद होते हैं, जितने सारे समासों के भेद हैं उतने अकेले तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो ये आज मैंने आपको ये तत्पुरुष पढ़ाया और एक छोटा सा अव्ययी भाव के बारे में थोड़ा सा बताया। तो आपके 2 समास कंप्लीट हो गए, और कल मैं आपका 6 और 7 का एक साथ कंबाइंड वीडियो बना दूंगी, उसके आधार पे आप पढ़िएगा। और ये अपनी बुक से समास बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी मिस्टेक है जो कि आपको एकदम उलझा देगी। अगर आप पहले भी पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था और ये क्या है।
इसलिए ये ग्रामर है तो आपको सही नॉलेज की आवश्यकता है, बहुत सही जानकारी होनी चाहिए। तो कल मैं आपका कंबाइंड वीडियो बना दूंगी बाकी 4 समासों के लिए, जो कि बचे हैं कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये 4 समास मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और नोट्स ज़रूर इस लेसन का बना लीजिएगा। अभी तक अगर ना भी बनाया हो बाकी लेसन का तो समास का नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा। बार बार वीडियो देख के इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। फिर किसी भी 6 या 8th में जिसके भी बुक में समास होगा उससे मैच करके अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। आज इतना ही करती हूँ। थैंक यू।